नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे इंसान की जिंदगी के बारे में बताने जो समझ के सबसे अंधेरे कोने में छुपा हुआ है। मीट एडमंड कैंपर। ये नॉर्मल सा दिखने वाला इंसान आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। क्या आप जानना चाहते हैं उसके दिमाग में क्या चल रहा था? कैसे एक आम इंसान बन गया एक रूथलेस किलर? आइए हम उसके खौफनाक सपनों और खूनी इरादों की जर्नी पे चलें। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम जानेंगे कि व्हाट्स इनसाइड द माइंड ऑफ अ साइकोपैथ। कैंपर का जन्म 18 दिसंबर 1948 को बर्बैंक कैलिफोर्निया में होता। उसकी मां क्लार्नेल एक एल्कोहलिक थी, जिसे बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी था। आम भाषा में कहें तो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें इंसान के इमोशंस और उसके बिहेवियर अनस्टेबल होते हैं। इसमें मूड स्विंग, सेल्फ इमेज इश्यूज और इंपल्सिवनेस जैसे एक्शंस कॉमन है। एक एग्जांपल लेकर इसे अच्छे से समझते हैं। जैसे राहुल को कभी लगता है कि उसके फ्रेंड्स उससे बहुत प्यार करते हैं, और कभी अचानक वो सोचने लगता है कि सब उससे नफरत करने लगे। उसके मूड और रिलेशनशिप्स में ये एक्सट्रीम चेंजेस उसको बहुत परेशान करते हैं। ठीक उसी तरह कैंपर की मां इमोशनली अब्यूसिव थी और अक्सर अपने दो बहनों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया करती। उसने कैंपर को कभी प्यार नहीं दिया, सिर्फ उसकी गलतियों पर ध्यान दिया। इस वजह से उसकी पर्सनैलिटी में काफी चेंजेस आए। जब उसके पेरेंट्स का 1957 में डाइवोर्स हुआ, कैंपर अपनी मां और बहनों के साथ मोंटाना चला गया। उसकी मां की ओवरबियरिंग नेचर और भी बढ़ गई। उसने कैंपर को बेसमेंट में सोने पर मजबूर किया। उन्हें लगता था कि वो अपनी बहनों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये आइसोलेशन ना सिर्फ उससे परिवार से अलग कर दिया, बल्कि उसके अंदर के डार्क फैंटेसीज और वायलेंट थॉट्स को भी बढ़ावा दिया। एक इंटरव्यू में कैंपर ने अपनी मां के लिए सिक, एंग्री विमेन जैसे स्टेटमेंट्स यूज किए, जो उसके दर्द भरे बचपन को दिखाता है। कैंपर ने छोटी उम्र से ही ट्रबलिंग बिहेवियर्स दिखाना शुरू कर दिया था, जो उसके फ्यूचर वायलेंट टेंडेंसीज का संकेत देते हैं। सिर्फ 10 साल की उम्र में उसने अपने पेट कैट्स को मार दिया, एक को जिंदा दफन किया और दूसरे का सर काट दिया। वो कहता है कि उसने इन एक्ट से खुशी महसूस की, जो डेथ और कंट्रोल के प्रति उसकी डिस्टर्बिंग फैसिनेशन को दिखाता है। उसका बचपन वायलेंट फैंटेसी से भरा हुआ था, जिसमें उसने अपनी सेकंड ग्रेड टीचर के बारे में कहा, अगर मैं उससे किस करूं तो मुझे पहले उसे मारना पड़ेगा। ये उसके बाद के एक्शंस का पहलू था। कैंपर के बचपन के गेम्स जैसे गैस चैम्बर और इलेक्ट्रिक चेयर, जिसमें वो प्रिटेंड करता था कि उसे सजा दी जा रही है, ये दिखाते हैं कि उसका ऑब्सेशन डेथ और वायलेंस से कितना गहरा था। ये गेम सिर्फ इनोसेंट प्ले नहीं थे, ये उसकी इंटरनल स्ट्रगल्स का एक हिस्सा था और एक तरीका था अपने फीलिंग्स को पावरलेसनेस से कोप करने का। 15 साल की उम्र में कैंपर ने अपने पहले मर्डर्स किए। अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मारकर ये एक्ट सिर्फ उसकी ऑप्रेसिवनेस अपब्रिंगिंग के खिलाफ एक रेबेलियन नहीं था, बल्कि एक चिलिंग एक्सपेरिमेंट था, ये देखने के लिए कि मारने पर कैसा फील होता है। उसने अपनी ग्रैंडमदर को गोली मार दी और फिर अपने ग्रैंडफादर को मार दिया ताकि वो क्राइम ना जान सके। ये पाइवटल मूवमेंट जो ट्रबल्ड यूथ से मर्डरर बनने की तरफ उसकी जर्नी को दिखाता है। इन मर्डर्स के बाद कैंपर को एस्टासेडियो स्टेट हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उसका डायग्नोसिस पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया किया गया। क्या होता है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया? पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया एक मेंटल इलनेस है, जिसमें इंसान को अपनी सोच और दुनिया के परसेप्शन में बहुत प्रॉब्लम्स होती। इसमें आदमी को ऐसे थॉट्स आते हैं जो रियल नहीं होते, और वो समझता है कि लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करो कि आपको लगता है कि आपके ऑफिस के कलीग्स आपको हर्ट करना चाहते हैं, जबकि असल में वो आपसे बस नॉर्मल बात कर रहे हैं। आपको हर बात पे ये लगने लगता है कि वो आपके खिलाफ प्लान बना रहे हैं। इससे आप रियलिटी और आपके खुद के परसेप्शन के जाल में फंस से जाओगे
और दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाओगे। ये पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया की एक एग्जांपल, जिसमें इंसान को हेलुसिनेशंस, ऐसा कुछ देखना या सुनना जो असल में एग्जिस्ट नहीं करता, और डेल्यूजन्स यानी फॉल्स बिलीव्स होते हैं। कहानी पर आए तो 21 साल की उम्र में जब कैम्पर को रिलीज किया गया तो वो अपनी मां के साथ वापस आया, जिससे फिर से उनका टॉक्सिक डायनामिक शुरू हो गया। उसके अंदर का एंगर और रेजेंटमेंट उसकी मां के लिए अब और भी बढ़ गया था, जिससे उसने 1970s की शुरुआत में ब्रूटल मर्डर्स की सीरीज शुरू की। उसने यंग फीमेल हिचहाइकर्स को टारगेट बनाया, उन्हें राइड के प्रॉमिस के साथ ल्यूर किया और फिर उन्हें हॉरिफिक वायलेंस का शिकार बनाया, जिसमें नेक्रोफिलिया एक सेक्सुअल अट्रैक्शन या डिजायर है जो डेड बॉडीज के साथ होती है। इसमें एक इंसान डेड बॉडीज के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी एंगेज करता है, जो कि इलीगल और मोरली अनएक्सेप्टेबल होता है। उसने डिसमेंबरमेंट भी परफॉर्म किया, यानी वो अपने एक्ट्स के बाद बॉडी पार्ट्स को कट करके अलग अलग, और ये उसकी एक फैसिनेशन बताई जाती। 1973 आखिरकार उसने अपनी मां को जान से मार डाला, लेकिन उससे उसे कोई ग्रेटिफिकेशन ना मिलने के बाद उसने उनकी बॉडी को डिसमेंबर किया, सारे पार्ट्स कट किए। फिर उसने उनके स्कल को पकड़ा और उसे सेक्सुअल पर्पस के लिए यूज किया। उसने स्कल को पेंट किया, फिर उसे यूज करके उसने मास्टरबेट किया। उसने स्कल को एक ट्रॉफी की तरह भी ट्रीट किया, जो हमें यह दिखाता है कि वो अब कितना सेटिस्फाइड फील कर रहा था। कैम्पर के विक्टिम्स का चुनाव यंग विमेन शायद उसकी मां के साथ अनरिजॉल्व इश्यूज का प्रतीक था। उसने इन विमेन पर अपना एंगर प्रोजेक्ट किया, जिसे वो अपनी मैटरनल फिगर समझता था, जो उसे हमेशा तकलीफ देती थी। ये वायलेंस का साइकिल उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ था, जहां उसने सीखा कि विमेन के साथ दर्द और ह्यूमिलिएशन का संबंध है। कैम्पर इंटरव्यूज के दौरान बहुत ही आर्टिकुलेट और काम रहता, जो उसके वायलेंट क्राइम से बिल्कुल अपोजिट था। उसने अपनी एक्शंस और मोटिवेशंस के बारे में ओपनली और एनालिटिकल तरीके से बात की। उसकी पैशनेट और डिटेल्ड रिस्पॉन्सेस सुन के लोग हैरान हो जाते थे, क्योंकि वो अपने क्राइम्स को शांत और रैशनल तरीके से डिस्कस करता था। कैम्पर का ये काम, डिमिनर और आर्टिकुलेट नेचर उसकी साइकोपैथी को और भी डिस्टर्बिंग बना देता था, क्योंकि ये उसकी मैनिपुलेटिव और एम्पैथेटिक लैक को हाईलाइट करता था। एडमंड कैम्पर के केस में कई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और इश्यूज पाए गए। यह है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। इस डिसऑर्डर में इंसान को डेल्यूजन्स यानी गलत बिलीव्स और हेलुसिनेशंस यानी ऐसा देखना या सुनना जो असल में एग्जिस्ट नहीं करता होती। कैम्पर को लगता था लोग उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में इंसान को एम्पैथी की कमी होती और वो अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह नहीं करता। कैम्पर के वायलेंट और क्रिमिनल बिहेवियर्स इस डिसऑर्डर का पार्ट है। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें इंसान को अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने की टेंडेंसी होती और वो दूसरों की फीलिंग्स की परवाह नहीं करता। कैम्पर का अपने आप को सुपीरियर और पावरफुल फील कराना इस डिसऑर्डर का इंडिकेटर है। सेक्सुअल सैडिज्म। इस डिसऑर्डर में इंसान को सेक्सुअल प्लेजर दूसरों को पेन या सफरिंग देकर मिलता है। कैम्पर का वायलेंट बिहेवियर और सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन इस डिसऑर्डर को रिफ्लेक्ट करता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर भी इन्वेस्टिगेट किया गया। कैम्पर के केस में ये प्राइमरली उसके वायलेंट बिहेवियर्स और रिचुअल्स को समझाने के लिए रेलेवेंट है। कैम्पर के केस में ऐसे तमाम डिसऑर्डर्स पाए गए जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल था। ये डिसऑर्डर्स उसकी एक्सट्रीम बिहेवियर और वायलेंट टेंडेंसीज को एक्सप्लेन करते। अंत में एडमंड कैम्पर का अर्ली लाइफ, सीवियर इमोशनल ट्रॉमा, डिसफंक्शनल फैमिली एनवायरनमेंट और अर्ली वायलेंट बिहेवियर से भरा हुआ था। ये सारे फैक्टर्स मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बना, जो आखिर में उसे एक सीरियल किलर बनने की तरफ ले गया। उसके एक्सपीरियंसेस ने उसकी पर्सनैलिटी को और उसके वर्ल्ड व्यू को शेप किया, जिससे उसकी जिंदगी वायलेंस और मैनिपुलेशन से भरी हुई रही। कैम्पर के बैकग्राउंड को समझना उसकी हीनियस एक्शंस के साइकोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स को समझने में मदद करता है। यह दिखाता है कि कितने गहरे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस अडल्ट बिहेवियर को डिस्टर्बिंगली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसलिए पेरेंटिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती। दोस्तों, ये थी एडमंड कैम्पर की कहानी, एक ऐसे माइंड की जिसे समझ पाना काफी मुश्किल है।
वीडियो पसंद आई हो तो मेरी दूसरी वीडियोस भी जरूर देखें। मैं आयुष्मान मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जहां और भी ज्यादा डार्क और अनसेटलिंग कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ।